हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ब्रांड न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम माइक्रो कैप मल्टी बैगर सीरीज है। इस सीरीज में हम कुछ माइक्रो कैप कंपनीज को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज करूं कि माइक्रो कैप कंपनीज में आप इस वीडियो को देख के इमीडिएटली आप उसमें बाइंग करें, या मैं आपको एनकरेज करूं कि आपको इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर हम माइक्रो कैप कंपनीज मीन्स कि जिनका कैपिटल जो है मार्केट कैपिटल में भी 500 करोड़ से भी नीचे का हो। 500 करोड़ से नीचे का हो सकता है 100 करोड़ से भी नीचे का हो। तो जो बहुत छोटी कंपनीज हैं जो कि ऑलमोस्ट अभी मार्केट में स्टेबल नहीं हुई हैं, इन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें काफी हाई रिस्क होता है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो से या माइक्रो कैप मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज से उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आपको उकसाऊं और आपकी मेहनत की कमाई मैं ऐसी छोटी कंपनीज में लगवा दूं, पर मेरा उद्देश्य यह है कि आपकी नॉलेज में ये कंपनीज होनी चाहिए। आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप इन कंपनीज के पास जाके आप विजिट भी कर सकते हैं, साइट को विजिट कर सकते हैं। आप और भी फर्दर जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे उसके बाद आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कन्विंसिंग लगता है, आपको लगता है कि ये वर्थ इन्वेस्टिंग है आपकी रिसर्च के बाद और आपकी रिस्क एपेटाइट है, तो अभी अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट मत करिएगा। जस्ट ये हमारा एक डिस्कशन के लिए एक आप वीडियो मान लीजिए या नॉलेज शेयरिंग के लिए वीडियो मान लीजिए। तो मैं आपको ये क्लियर चीजें बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हाई रिस्क आपकी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफी हाई रिस्क है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण या आप आपके अपने रिसर्च के बिना आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज इन्फॉर्मेशन क्लियरली देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो कैप मल्टी बैगर में हम काफी सारी माइक्रो कैप कंपनीज जो कि नॉर्मली मार्केट में डिस्कस नहीं की जाती हैं और जो कि इंटरेस्टिंग लग रही हैं, अभी हमने इन कंपनियों की साइट विजिट नहीं की है, बट हम जो भी डेटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं नेट के थ्रू वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज हमको दिख रही हैं जो कि हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में भी बने रहिए क्योंकि आज जो हम जो सॉफ्टवेयर कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम CGVAK सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। हम इस वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखेंगे और फाइनली हम इसके टेक्निकल चार्ट को भी इस कंपनी के डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसके बिजनेस मॉडल को इस वीडियो में हम काफी एलेबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, सॉल्यूशन बेस्ड कंपनी है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप और भी आपके भी दिमाग में अगर कोई माइक्रो कैप मल्टी बैगर टाइप के कोई अगर स्टॉक्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं एक बार उस पर ध्यान दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि वो वर्थ डिस्कस करने लायक है तो मैं जरूर उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है CGVAK सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो ये क्या है? ये एक IT कंपनी है जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर आप एक कस्टमर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, आप पोटेंशियल कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को की प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, स्मूथन करना चाहते हैं, कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप अगर कोई किसी और ये टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होती है सारी चीजें। आज की डेट में अगर आप सिर्फ रॉ बिजनेस करेंगे तो वो नहीं होता, तो बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी बिजनेस नहीं होता आज की डेट में। और एफिशिएंसी आती है टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी आएगी आपके बिजनेस में। तो ये जो कंपनी है नॉर्मली जो इनके कस्टमर्स हैं वो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और ये उनको प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी है, IT कंपनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका ओवरव्यू। तो ये ओवरव्यू में हम जाएंगे, एक बार देखेंगे कि क्या है। तो ये देखिए कंपनी की वेबसाइट में देखिए CGVAK is a multi-million dollar public limited organization with over 2 decades of time tested experience for clients
across the globe as the global software provider headquarters in इनके पास 220 अप्रोक्सीमेटली प्रोफेशनल्स हैं जो ये बता रहे हैं, और इन्होंने ये 220 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दैट हेल्प यू टू लेवरेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंप्रूव करने के लिए, जो मैं आपको बोल रहा था क्लाइंट्स की, तो ये आपको हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आपको कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी सर्विसेज देते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि आप अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आपके 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, उन 10 लोगों में आपका एडवांटेज कैसे डेवलप हुए टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो ये प्रोवाइड कराते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो यही मैक्सिमम आईटी कंपनीज का यही फोकस होता है, और इनका भी यही फोकस है इसमें, डिजिटल प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ बिजनेस स्पीड। तो ये सब चीजें बता रहे हैं। चलिए, इसमें एक कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मोजेंटो ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट सर्विस। तो एक ये मजेंटो जो है, ये एक्चुअली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, जिसको यूज करके आप ई कॉमर्स जो है ना, स्टोर डेवलपमेंट सर्विसेज, तो ये ई कॉमर्स की एक वेबसाइट ये डेवलप कर सकते हैं, उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉन्च अ प्रोग्रेसिव एंड स्केलेबल ई कॉमर्स स्टोर इन जस्ट 4 वीक्स। तो ये, अगर आपको ऑनलाइन कुछ ई कॉमर्स स्टोर्स बनाने हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, तो ये आपको चार हफ्ते के अंदर एक आपको स्केलेबल ई कॉमर्स स्टोर जस्ट इन 4 वीक्स बनाकर दे सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये बता रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे देखिए इसमें क्या क्या है। तो इजी ऑर्डर मैनेजमेंट, आपके जो ऑर्डर मैनेजमेंट होते हैं वो काफी इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं उनको। फिर डिलीवरी स्केड्यूल के जो ऑनलाइन में मैक्सिमम मेन चीज क्या होती है, आप ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, आपके वेंडर्स और कस्टमर्स जो है उनका मैच होना चाहिए। तो वो सब चीजें ये ऑनलाइन आप दिख सकते हैं। कंसिस्टेंट ऑनलाइन एंड इन सपोर्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फिर रेटिंग फीडबैक एंड कस्टमर सर्विसेज। ठीक है सर, ये क्लियर है। रेफरल रिवॉर्ड्स, जो रिवॉर्ड्स देते हैं। फिर अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि जो अब आपने एक कस्टमर को कोई सामान दिया, तो आप फर्दर उस कस्टमर को आप एज अ लॉयल्टी रिवॉर्ड्स देते हैं, उसके बाद उसको दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। तो वो क्रॉस सेलिंग होती है। तो ये सारी चीजें आप आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के थ्रू ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स स्टोर्स भी ये बनाकर देते हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट चीज है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इनके कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो आउटसोर्सिंग में देखिए, ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, तो इस पर अगर आप जाएंगे तो देखिए, ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, मोस्ट प्रेफर्ड ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सिंस 1996। तो ये देखिए कि जब ये ऑफशोर से क्या होता है कि जो आप, जैसे मैं कोई एक कंपनी हूँ, बड़ी आईटी कंपनी हूँ, तो मेरे बहुत सारे जो कोर और नॉन कोर ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं किसी और को आउटसोर्स कर दूंगा, जिससे कि मेरे जो एक्सपर्टाइज है, मेरे जो कंपनी के कुछ स्किल्स कहीं पे लैग हो रही हैं, तो मैं दूसरे एक्सपर्ट्स को यूज करके अपनी कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ा लेता हूँ। ऑफशोर टू यूज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स while centering focus on the primary business operation। तो आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को यूज करते हैं इसमें। उसके बाद इसमें आपका एक और एडवांटेज क्या होता है कि लिमिट योर को डिपेंडेंसी ऑन की एम्प्लॉइज। तो जो कुछ छोटे छोटे कंपनीज भी होती हैं, जैसे कि एसएमईज होती हैं, वो उनको प्रॉब्लम क्या फेस होती है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कुछ एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप कुछ प्रोसेस को आउटसोर्स कर देते हैं, तो आपकी जो की एम्प्लॉइज पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो ये कि आउटसोर्स का भी काम लेते हैं कि अगर कोई भी कंपनी इनको आउटसोर्स कर देगा अपना काम, तो ये उनका काम करके दे सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है ये काम करने की। उसके बाद जो ये दूसरा बता रहे थे कि लीडिंग आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये प्रोडक्ट्स, अगर कुछ आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं, तो ये क्लाइंट से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी डेवलप करके देते हैं इंडिया से। तो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, आईओएस, ये सारे पे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन करेंगे, फिर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन करते हैं। तो ये बहुत सारे सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो ये ये काफी यूजुअल और बहुत ही की चीजें हैं जिसपे ये काम करते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो जो कस्टमर का जो
जिस तरीके से उनको रिक्वायरमेंट है, जो उनको उनके बिजनेस स्पेसिफिक, मतलब एक जनरलाइज्ड लेवल पे आप सॉफ्टवेयर नहीं काम करते हैं, जिस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को आप चेंज करके कस्टम मेक बना देते हैं, जिससे कि उसके बिजनेस को वो सूट करे वो सॉफ्टवेयर। तो ये कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो ये आपको पता ही है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है। फिर वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं इनके पास। एक सेकंड, सॉरी। तो ये देखिए इसमें है ई कॉमर्स, पीएचपी और कस्टम ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके सर, ई कॉमर्स आपको पता ही है। उसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें देखिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल कंपैटिबल वेबसाइट, मोबाइल यूआई यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। ठीक है सर, तो ये भी आपको काफी चीजें क्लियर ही होगी। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, मोबाइल कंपैटिबल वेबसाइट्स भी बनाते हैं और यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। तो ये जितने भी चीज कर रहे हैं, ये आप देखिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और इसका फ्यूचर में जो स्कोप है वो बहुत बहुत वाइड है, और ये सनराइजिंग सेक्टर है, मैं कह रहा हूँ। ये कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हैं। फिर ये देखिए डिजाइन सर्विसेज, वेब डिजाइन सर्विसेज, वेब री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी ठीक है। टेस्टिंग सर्विसेज, आपको पता ही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर जब बन जाता है तो उसको टेस्ट, काफी सारे इसमें एरर्स होती हैं, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, और उसमें जो एरर्स होती है वो निकाल दी जाती है। उसको कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर लॉन्च करने से पहले उसको कंप्लीटली टेस्ट कराती है, जिससे कि आपको एक बार आपने मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर दिया तो आपको वापस ना आए, कंप्लेन ना आए कस्टमर से, क्योंकि उससे ब्रांड वैल्यू खराब होती है किसी भी बड़ी कंपनी की। तो वो टेस्टिंग पे बहुत पैसा खर्च करती है बड़ी कंपनी, अपने सॉफ्टवेयर को 100% टेस्ट कराती है, मल्टीपल टाइम टेस्ट कराती है, उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च करती है। तो वो टेस्टिंग सर्विसेज भी ये देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये अब आजकल जो है, जो कन्वेंशनल मार्केटिंग का जो स्ट्रेटेजी था वो, कि जैसे आपने होर्डिंग्स लगा दिया मार्केट प्लेस में, या फिर आपने टीवी पर कॉमर्शियल दे दिया, तो आजकल जो एक नया ट्रेंड आ गया है वो है डिजिटल मार्केटिंग का या ऑनलाइन मार्केटिंग का। तो बहुत सारे, जैसे कि आप यूट्यूब में देखते हैं या आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो बहुत सारे एड्स पॉपअप होते हैं, क्योंकि आजकल जो पब्लिक या जो लोग हैं वो ज्यादा समय, टीवी से ज्यादा समय इंटरनेट में दे रहे हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट का या मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी शिफ्ट हो चुका है। तो वो कन्वेंशनल जो आपका तरीका था जिसमें कि आप टीवी में आप कमर्शियल्स देते, उसकी जगह पे आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम आ गया है। तो वो बहुत ज्यादा अभी पेस पकड़ रहा है। उसमें भी ये है, उसमें भी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड मोबाइल एसईओ। ओके सर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे भी। फिर रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट और HTML CSS3, ये इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है, और अगर आपके पास जानकारी है इस चीज की तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी इससे बेनिफिट मिलेगा, मैं भी इससे सीख पाऊंगा आपके नॉलेज से। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जो IT इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर कंपनी में एक IT सर्विसेज होती है। जो भी छोटी बड़ी कंपनी होगी उसके पास एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको भी ये मैनेज करते हैं, उसका भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये ले सकते होंगे। तो ये सारी सर्विसेज ये देते हैं। तो आपने देखा कि ये कंपनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है सर, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उसमें इनकी प्रेजेंस है। उसके बाद ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जैसे हमने बात की, और ये आउटसोर्स सॉफ्टवेयर भी का डेवलपमेंट का भी काम करती है, जनरल वर्क का भी काम करती है, और बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी काम करती है, मोबाइल से लेके, वेब से लेके, ऑनलाइन मार्केटिंग से लेके, टेस्टिंग से लेके। तो ये सारी चीजें कर रही है ये। इसके पास डोमेन एक्सपर्टाइज है, मतलब ये क्लियर है हमको। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम इसके एनुअल रिपोर्ट पे भी चले जाते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली तो ये थोड़ा बहुत मैंने समझा ही दिया आपको, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट पे भी। तो देखिए आप, स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, तो प्रेजेंट क्या कंडीशन है कंपनी की। तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 डिस्पाइट चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, आपकी जो कंपनी उसने ग्रो किया 13%, रेवेन्यू जो है वो 37 करोड़ से 43 करोड़ से 37 करोड़ पे पहुंच गया। उसमें जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन कहां से आया, तो नॉर्थ अमेरिका से 75% आया, और बाकी दुनिया से जो आया वो 25% आया। तो ये अमेरिका से 75% रेवेन्यू आ रहा है, और बाकी जो दुनिया और भी जगह पे जो सर्विसेज देते हैं वहां से 25% आ रहा है।
उसके बाद देखिए जो बिजनेस फ्रॉम ऑफशोर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले, उससे 22 करोड़ का करीब का इनका बिजनेस आया है, जो पिछले साल 19 करोड़ पे था वो बढ़ गया है। तो ये 16% करीब करीब इसमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। फिर फ्यूचर प्लान्स क्या है इनके, तो बिजनेस सिनारियो ये बता रहे हैं यहाँ पे कोविड-19 के बाद डिसरप्शन हुआ है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस आर मेकिंग चेंजेस इन देयर बिजनेस प्रोसेस अंटिल यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू अडैप्ट टू द न्यू नॉर्मल। अभी देखिए कोविड-19 से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी जितनी भी आईटी कंपनीज है उनकी री रेटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अभी आजकल जो भी है सारी कंपनीज रिमोट से वर्क कर रही हैं। ओके, तो वो आप अगर रिमोट सिस्टम्स के थ्रू अगर वर्क करेंगे, देखिए यहाँ पे इंक्रीज्ड ऑफशोर वर्क, remote delivery, new compensation models with customer are likely to happen. This provides opportunities for IT services provider like us. तो ये देखिए यही चीज वो बता रहे हैं कि जो IT सर्विसेज IT कंपनीज हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं, ऑनलाइन का ज्यादा प्रेफरेंस हो रहा है और एम्प्लॉयज को ऑफिस में ना बुलाकर आप वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। उसमें एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट चाहिए, जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है बड़ी कंपनीज को यूएस में भी। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी टेलविंड है, इनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि ये उस मार्केट को ये कैप्चर कर पाए। तो सर हमने बिजनेस मॉडल पे काफी सारी बात कर ली। तो एक नॉर्मल जो आईटी कंपनी होती है जिसमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो एक मॉडर्न आईटी कंपनी है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि ये कंपनी दे पा रही है और ये इसीलिए इसका जो बिजनेस है वो काफी स्केलेबल मुझे दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें जो कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटल है वो सिर्फ 43.2 करोड़ है, सिर्फ 43.2 करोड़। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये माइक्रो कैप कंपनी है, 100 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर आप कभी बाइंग करने जाते हैं तो आपको फ्लक्चुएशन प्राइस का बहुत मिल सकता है। अगर आप पैनिक करेंगे तो आप कभी भी और आप इसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो आप पहले, हम उस पर बाद में आएंगे, हम पहले पैरामीटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको डाइवर्ट नहीं करूंगा ध्यान। तो पहले हम पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो मार्केट कैपिटल आप देखिए 43.2, तो ये आपको क्लियर हो गया है यहाँ से कि ये माइक्रो कैप कंपनी है, बिल्कुल स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पीई है वो 6.66 का है, तो बहुत चीप रेट में मिल रही है, बहुत रीजनेबल पीई है। यहाँ पे आप देखिए डिविडेंड यील्ड जो है, देखिए ये कंपनी 43.2 करोड़ की कंपनी है, बट डिविडेंड यील्ड देखिए आप 0.88% है, मतलब ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इसकी आपको डिटेल यहाँ पे भी मिलेगी। अगर आप देखेंगे इसकी डिविडेंड हिस्ट्री तो 2013 से ये कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ये देखिए आप 2013, 14, 15, 16, 17, 18 से लेके 20 तक कंटिन्यूसली ये डिविडेंड पे कर रही है। पहले 5% डिविडेंड पे करती थी, अभी ये बढ़ाकर 8% पिछले 2 साल से दे रही है। तो अगर कोई कंपनी रियल प्रॉफिट्स कमा रही है तभी वो डिविडेंड पे करेगी। देखिए स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धोखाधड़ी बहुत हो सकती है, आपके पैसे जीरो हो सकते हैं। तो आपको ये कंफर्म करना है इन्वेस्ट करने से पहले कि आपकी जो कंपनी है वो रियल प्रॉफिट, रियल बिजनेस कर रही है, टैक्स पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है। अगर ये सब चीजें कर रही है तो आप सेफली ये मान सकते हैं कि वो जो काम कर रही है उससे रियल पैसा आ रहा है कंपनी में। तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और आप देखिए कंटिन्यूसली कर रही है, पिछले 7-8 साल से कर रही है। तो ये एक बहुत कंफर्टिंग फैक्टर होता है कि ये इसकी जो बिजनेस है वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल है। ये बिजनेस जो कर रही है वो ओरिजिनल बिजनेस कर रही है। उसके बाद देखिए आरओसीज, बहुत शानदार आरओसीज हैं 23% के, और आरओई देखिए 16.5% के, बहुत बढ़िया है। उसके बाद डेट टू इक्विटी देखिए, डेट फ्री कंपनी है 0.10, तो ये एकदम डेट फ्री कंपनी है। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है कि आपका कल बिजनेस बंद हो जाएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद इक्विटी कैपिटल देखिए, क्योंकि छोटे सा मार्केट कैपिटल है, 5.05 की 1 करोड़ की इक्विटी है, जो कि बहुत छोटी सी है इक्विटी, गुड है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 22.6% के, बहुत अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो इतनी छोटी कंपनी है, आपको डिविडेंड दे रही है, आरओसीज बहुत शानदार मेंटेन कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे आप देखिए पीई जो है वो भी बहुत रीजनेबल है, बहुत सस्ते रेट पे आपको ये मिल रही है 6.66 पे ही। उसके बाद चलिए अब हम आ जाते हैं इसके
क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो आप देखिए दिसंबर के क्वार्टर में जो लेटेस्ट क्वार्टर था उसमें 9.65 करोड़ से बढ़ के इनकी जो सेल्स थी वो 10.93% पे आ गई है। तो ये अच्छा जंप मिला, ऑलमोस्ट 10-15% का आप बोल सकते हैं। मोर देन 15 या 15% हो सकता होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 0.95 से बढ़ के ऑलमोस्ट 1.75, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया इसका नेट प्रॉफिट। ओके सर, ये जो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रहा है। मार्जिन देखिए आप 13% जो थे पिछले साल वो आज बढ़ के 21% हो गए हैं। कितने शानदार इसके मार्जिन बढ़े हैं। सितंबर क्वार्टर में देखिए पिछले क्वार्टर के तो 9.87 से बढ़ के 11.23, बहुत अच्छा इसमें टॉप लाइन में आपको जंप मिला। वहीं पे आप बॉटम लाइन देखिए 0.90 से बढ़ के 1.93, तो ये भी आपको वहां पे डबल होता हुआ दिख रहा है। मार्जिन देखिए 11% से बढ़ के 22%। तो आपको दिख रहा है कुछ कि कुछ चेंज हो रहा है इस बिजनेस में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है। तो जो हम बाकी आईटी कंपनीज में देख रहे हैं वो इसमें भी देख रहे हैं। अब जून में देखिए आप 9 करोड़ के अगेंस्ट में 11 करोड़, और वहीं पे आप मार्जिन देखिए 11% से बढ़ के 25%। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखिए 0.71 से बढ़कर 1.83। तो आप 3 क्वार्टर में लास्ट देखिए कि जहां पर ये 1 करोड़ भी नहीं बना पा रही थी, अभी ये मोर देन 1.5 करोड़ बना रही है। मार्जिन 20% पे आ गए इस कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर से। और आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट और सेल्स में, तीनों में ही अच्छा अच्छा मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज नो इशू, वैल्यूएशन वाइज नो इशू, डिविडेंड पेइंग कंपनी। अभी तक मुझे कहीं पर भी कोई भी पैरामीटर पे वीकनेस अभी तक नहीं दिख रही है। उसके बाद सेल्स देखिए आप, तो सेल्स जो है अगर हम ईयरली की बात करेंगे तो 19 करोड़ से बढ़ के आज 43 करोड़ में पहुंच रही है। उसमें भी आप जो रीजेंट, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो ग्रोथ है। बट अब मैं अगर आपको रीसेंट ईयर्स की बात करूं तो 30 से 36 करोड़ और 39 करोड़। वहीं पे आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 1.39 करोड़ से ऑलमोस्ट 6 करोड़ पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो अब जो ये पिछले 2-3 साल से इसमें मोमेंटम, खास करके 1-2 साल से अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी में डेवलप हुआ है। पहले इतना नहीं था, बट अभी 2-3 साल से अच्छा मोमेंटम डेवलप हो रहा है, तो ये काफी एनकरेजिंग चीज है। शेयर कैपिटल देखिए ऑलमोस्ट 5.05 करोड़ पे मेंटेन है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। रिजर्व्स देखिए 23 करोड़ पे तो सिर्फ रिजर्व है इसके, और 33 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, 43 करोड़ का, सॉरी। तो ये क्या बोलेंगे आप, ये बहुत बढ़िया चीज है। बोरिंग्स देखिए आप ऑलमोस्ट जीरो है, डेट फ्री कंपनी है, कोई इशू नहीं इसमें। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये देखिए कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो आपको देखने नहीं मिला, सिर्फ एक ईयर में, मुझे लग रहा है 12 में, तो कोई इशू नहीं है। पर आप देखिए 4 करोड़ का कैश ऑपरेशन से निकाल के दे रही है ये कंपनी। तो इतनी छोटी कंपनी है जिसका कैपिटल 40 करोड़ है, तो उसका 10% तो ये उसका कैश रोटेट हो रहा है उसी कंपनी में, तो कितनी बढ़िया चीज है। आरओसीज देखिए आप, जो 2009 में -2% थी, जो कि माइनस में चल रही थी, अभी 14%, 12%, 16%, और लेटेस्ट जो है वो 26-23%। तो देखिए जहां नेगेटिव से ये 15 पे आए, 15 से ये 23% पे आए, तो ये कंटिन्यूस आपको इंप्रूवमेंट इनके बिजनेस में दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है। डेटा डेज, ये बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। आप देखिए यहाँ पर 151 डेज था, 128 डेज था। आप देखिए कितने ग्रेजुअली इन्होंने अपने डेटर डेज को रिड्यूस किया, 81 डेज, 59 डेज, 62, 66 डेज। तो जहां पे ट्रिपल डिजिट में इनके डेटर डेज थे, वो आज मतलब जो उनका पैसा रुका हुआ रहता था बहुत लंबे समय तक, वो उन्होंने अभी घटाकर 66 डेज में इनका पेमेंट हो जाता है। तो आपने देखा कैसे ये डेटर डेज कम होते जा रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रांग है, कहीं पे भी बहुत सारा डेट नहीं लेके रखे हुए हैं, रिजर्व्स अच्छे हैं, इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा सेल्स भी बहुत बढ़िया है, और नेट प्रॉफिट भी अच्छे बना रहे हैं। उसके बाद एक और आपको बाउंसर दूंगा मैं, जो कि और बहुत बढ़िया चीज है इसमें। आप देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो 48.31 करोड़ जो 48.31% जो उनकी होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे देखिए 49.1330 हर क्वार्टर में ही अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, हर क्वार्टर में। आप देखिए ध्यान से 48.31 से 49 हुई, 49.1 से 49.3 हुई, फिर 49.7 हुई। हर क्वार्टर में बाइंग कर रहे हैं इनके प्रमोटर्स, हर क्वार्टर में। आप देख लीजिए एक भी फिगर ऐसा नहीं है जहां पे इन्होंने बाइंग नहीं किया। ये कहाँ 48% पे थे 2018 में, और ये दिसंबर में भी 52% पे पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं। तो इन्होंने हर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी की शेयर्स को बाय किया है। क्यों किया है? अगर उनको विजिबिलिटी नहीं है, उनको लग रहा है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, या उनको फ्यूचर में कंपनी अच्छा काम करते हुए नहीं दिख रही है, तो वो अपने शेयर्स को क्यों बाय कर रहे हैं, वो पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? तो ये देखिए, तो ये कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी चीजों से दिख रहा है, क्लियरली विजिबिलिटी है कि इस कंपनी में कुछ तो है।
जो कि सही जा रहा है, और जिस जगह पे काम कर रहे हैं, यूएस से जो पैसा कमा रहे हैं और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस जो भी वैल्यूएशन आपने बैलेंस शीट भी देखी, फंडामेंटल पूरा पैरामीटर्स स्टडी किया, कहीं पर भी मुझे अभी तक तो कुछ भी डाउट नहीं हो रहा है। चलिए, तो मैं आपसे एक चीज और भी बोलूंगा कि अगर आप में से कोई चेन्नई में है, क्योंकि ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तो आप साइट विजिट भी कर सकते हैं इस कंपनी से, में जाकर वहाँ इनके एम्प्लॉइज से बात कर सकते हो, इनके मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, एक बार आप कंपनी में भी विजिट कर सकते हैं, तो आपको काफी आइडिया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, हमने ये बात की। तो एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को काफी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो बहुत रिस्क होता है। तो हम अपने रिस्क में मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं, हम सारे चीजों को स्टडी करने के बाद अगर हम साइट विजिट भी कर पाते हैं तो और भी अच्छा होगा। चलिए सर, हमने बहुत सारी बात कर ली, अब हम जल्दी से इसका टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। मैंने अभी स्टार्टिंग जैसे हमेशा की तरह हम मंथली चार्ट से करेंगे, तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देख सकते हैं। मैंने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज का। वहीं पर एक आरएसआई इंडिकेटर भी मैंने इसमें सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इतने हमने इसमें इंडिकेटर्स यूज किए हैं। अभी आप देखिए इसका जो चार्ट है, आपको क्लियरली दिख रहा है ये चार्ट। तो इस चार्ट को एट अ ग्लांस अगर आप जस्ट आप देखेंगे तो आपको ऐसा कोई मेजर वीकनेस नहीं दिख रही, बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रही है, रिसेंट में आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, बट अगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो बहुत वीकनेस कहीं पर भी नहीं दिख रही। तो ये आप सेफ हो सकते हैं कि आपका पैसा एकदम बहुत रिस्की जगह पर तो नहीं है कि जहां पर आपने डाला और एकदम से डूब गया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफर्ट ले सकते हैं। देखिए इस चार्ट को अगर हम स्टडी करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि 2014 तक ये बिल्कुल एक एक रेंज में थी, एक तरह से ट्रेड ही नहीं हो रहा था, इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था, जो कि 4-5 रुपए में था। उसके बाद देखिए जब बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ इसमें 2014-15 से, जब ये 19-20 से सीधे 30 करोड़ पे पहुंचती हुई आपको दिखी, तो वही रिफ्लेक्शन इसके स्टॉक प्राइस में भी दिखा। और उस समय सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप सभी में अच्छी रैली देखने मिली थी 2014 के ईयर में। तो 2014 से जो रैली स्टार्ट हुई वो 17, 16, 17 2-3 साल अच्छी चली थी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। तो उसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया, इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और ये जो 4-5 रुपए का स्टॉक था वो बढ़कर सीधे 50 रुपए तक आपको जाते हुए दिखा। तो 10 गुना तो यहीं पे ही हो गया उसी समय। ठीक है सर। उसके बाद आप देखिए कि ये 10 गुना 10 बैगर तो उसी समय ही हो गया। फिर जब करेक्शन आया सारे स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज में, तो इसने भी पार्टिसिपेट किया, बट आपको हैवी सेल ऑफ नहीं मिला। ये नहीं कि ये सीधे 5 रुपए में वापस चला गया, आप देखिए साइडवेज चला गया। ये यहाँ पर ये कंपनी साइडवेज कंसोलिडेशन इसने फिर से किया, ये सीधे 2-4-5 रुपए में नहीं पहुंच गई, इसने साइडवेज कंसोलिडेशन फिर से किया। तो यहाँ पर ये आपको कंफर्ट देता है कि ऐसा नहीं कि ये कंपनी एकदम जीरो हो जाती है या ऊपर से नीचे आ गई। तो इसने कंसोलिडेशन किया। अब जो रिसेंट मोमेंटम हम देख रहे हैं, जो टेलविंड देख रहे हैं सारी आईटी कंपनीज के साथ में, तो वो इसमें भी हमको दिख रहा है, इसके परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है और इसके स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो अच्छा कंसोलिडेशन था इसका, सॉरी, वो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने मिला। ये देखिए यहाँ पर इसने जो साइडवेज कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, और यहाँ पे कुछ अच्छा वॉल्यूम एडिशन भी हुआ, जो कि हम देख सकते हैं चार्ट पर, और लार्ज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और ये देखिए 10 डेज की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ अब ये स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, क्लियरली आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करने वाला है। तो ये अब आपको काफी लंबे समय तक 10 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता हुआ आपको ब्रॉडली दिखेगा ये स्टॉक। तो ये अब ऊपर का ट्रेंड पकड़ लिया है। अगर मोमेंटम इसके अर्निंग्स में बना रहा तो आपको स्टॉक प्राइस काफी ऊपर के लेवल दिखा सकता है। चलिए अब हम इसके वीकली चार्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। तो आप देखिए मैं ATX का डेटा ले लेता हूँ। ये वीकली चार्ट मैंने इसका ओपन कर दिया है। तो ये सर इसका वीकली चार्ट है। तो जैसे कि हमने मंथली चार्ट में भी देखा कि ब्रॉडली ये जो है इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये इसकी बेसलाइन हो गई, ये बेसलाइन हो गई, और ये ब्रॉडली इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे जब भी इस जैसे कि अभी यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस पुल बैक आया, उसके बाद ये फर्दर इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। यहाँ पर भी आप देखिए कि RSI पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको मेजर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप इसको मेजर नेगेटिव डाइवर्जेंस मत मानिए, ये कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कंपनी जो है माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो आप बहुत टेक्निकल में से इसका इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसमें जो मेन फोकस की चीज है वो है अर्निंग मोमेंटम।
और क्वालिटी ऑफ अर्निंग, ये दो चीज पे हमको फोकस करना है। तो चार्ट तो आपको दिख ही रहा है कि इसमें पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी है, पॉजिटिव बायस है। यहाँ पे आप देखिए डेली चार्ट्स भी आपको थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ। तो डेली चार्ट्स में भी आप देखिए तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद ये आगे मार्च करता हुआ दिख रहा है। आपको कहीं पर भी कोई मेजर वीकनेस नहीं दिख रही इस चार्ट में भी, ये देखिए सर। तो इसमें भी आपको कहीं पर भी कोई मेजर वीकनेस नहीं दिख रही, ये ब्रॉडली इसका ट्रेजेक्टरी है। तो ये भी अच्छा चार्ट दिख रहा है, डेली चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो आपने देखा कि ब्रॉडली इसके टेक्निकल एनालिसिस में मुझे कहीं पर भी कोई फॉल्टर नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि इनमें जो है डेली चार्ट्स में भी अब वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी बढ़ना चालू हो गया है, आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपको क्लियरली, और प्राइस की जो ट्रेजेक्टरी है वो भी अपवर्ड साइड की है, और कोई भी इसमें ऐसे मेजर वीकनेस हमको इस स्टॉक में दिख नहीं रही है। अब आप बोलेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अगर मेरा परसेप्शन तो ये है कि ऐसे माइक्रो कैप कंपनीज जो हैं उनको आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो टाइम होराइजन है वो 6 महीने साल भर का नहीं होता है। अगर आप ये बोले कि 4 से 5 साल में रखूंगा, मैं तो बोलता हूँ आप 10 साल में 10 गुना अगर ये हो सकता है तो जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल अभी जो है वो 43 करोड़ है। तो 10 साल के बाद 430 करोड़ हो सकता है कि जरूर हो सकता है। तो आपका जो अमाउंट है वो 10 गुना तो हो ही सकता है इजिली, अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो हमारा जो इसमें जो मेन है, आपको अगर माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको 3-4 चीजें ध्यान देने की हैं। पहली चीज तो आप किसी भी माइक्रो कैप कंपनी में, कचड़ा माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट मत करिए। बैलेंस शीट देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डेट नहीं है, जो हमने सारी चीजें डिस्कस की इस वीडियो में। हमने काफी इन डेप्थ में डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या चीजें दिखना चाहिए इस वीडियो में। तो आप वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, कहीं कोई बिजनेस रिस्क नहीं है, मार्केट भी वही दिखा रहा है, चार्ट्स भी आपको क्लीन दिख रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज में हम एक पंट ले सकते हैं, ये मेरा सोचना है। मैं जरूरी आपको एंकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे अगर आपको दिख रहा है सब चीजें क्लियर हैं, तो उसके बाद आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम होराइजन। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि 6 महीने या साल भर के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको बने रहना है, बहुत पेशेंटली बने रहना है। और जब आप 4-5 साल आप इनको होल्ड करेंगे तब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपने शायद ही कोई लार्ज कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनीज आपको वैसे रिटर्न दे पाएगी जैसे कि माइक्रो कैप कंपनीज दे सकती है। तो आपका जो माइक्रो कैप का जो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप ये मत करिए कि आप 10,000 रुपए माइक्रो कैप कंपनी में डाल दें, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो तो आप मैक्सिमम 1,000 रुपए, 1% या 500 रुपए, 1,000 रुपए ही डालिए माइक्रो कैप कंपनीज में। आपका मेजर जो पोर्टफोलियो होता है उसमें से जो मेजर पार्ट होता है वो लार्ज कैप कंपनी होती है, उसके बाद फिर आपकी स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी होती है, और फिर छोटा सा पार्ट जो होता है वो सिलेक्टेड माइक्रो कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक तरह से लॉटरी टिकट होती है। अगर चल गई तो आपको मल्टीपल गेन्स दे सकती है। तो सर ये था मेरा एक रिव्यू वीडियो CGVAK पर। काफी डिटेल में हमने इसके बिजनेस मॉडल को समझा, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी किया, इसके टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी किया। मुझे तो काफी क्लीन कंपनी दिख रही है। अगर आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये वर्थ इन्वेस्टिंग कंपनी है, तो आप अपनी रिस्क पर, अपनी स्टडी पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ, मैं रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ओके सर, अच्छा लगा, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरे वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।